नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राज्य में लगे लगभग सारे प्रतिबंध हुए खत्म। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने की बैठक। 7 जिलों में बंद सभी स्कूलों को भी खोलने का निर्णय। लालू के कारावास पर सियासत गर्म। लालू के कारावास को लेकर बीजेपी ने उठाया मुद्दा। कहा कैदी नहीं अतिथि की तरह रह रही सरकार। बोकारो में पीसीसी पथ निर्माण कार्य में अनियमितता। संवेदक रहकर मनमाने ढंग से काम। सड़क निर्माण में हो रही अनियमितता नजरअंदाज करते दिखाए अधिकारी। बोकारो के पिंडराजोरा थाने में सड़क हादसा। मौके पर युवक की हुई मौत। बस की छत के ऊपर था युवक सवार। जामताड़ा के बरबेंदिया पुल के पास नाव हादसा। लापता लोगों की तलाश जारी। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज दिखे लोग। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत कल से हो चुकी है। बजट सत्र का कल पहला दिन था। वहीं परंपरा के अनुसार राज्य के राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया। अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार की नीतियों की तारीफ की। सरकार की तरफ से राज्य में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं से सदन को अवगत कराया। हालांकि राज्यपाल ने अभिभाषण के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये केवल सरकार की तरफ से पत्र था जिसे राज्यपाल ने पढ़ने का काम किया है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्यपाल ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका कोई आधार नहीं है। इधर कांग्रेस ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा इस तरह की बातें करती है। जरूरत है कि सदन अच्छे से चले और इसमें विपक्ष सरकार का सहयोग करे। नियम है, नियम के अंदर सरकार अपने आंकड़ों को राज्यपाल महोदय को देती है। राज्यपाल फिर अपने अभिभाषण में चीजों को प्रस्तुत करते हैं। ये परंपरा चली आई है और जो पदाधिकारी आंकड़े देते हैं उसके आधार पर राज्यपाल का अभिभाषण बनता है। माननीय राज्यपाल फिर महामहिम राज्यपाल इसको सदन के अंदर प्रस्तुत करते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है। मैं इस पे तो बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आंकड़े सरकार के द्वारा दी गई है वो दिग्भ्रमित करने वाली है। सरकार ने कई ऐसी चीजों का उल्लेख किया है जिसका कोई सरोकार ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब माननीय महामहिम राज्यपाल ने ये कहा कि नीति निर्धारण को लेकर सरकार सजग है। अब आप बताइए कि किस प्रकार की नीति बनी है कि एक भाषा से दूसरे भाषा को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। बजट सत्र आज से प्रारंभ हुआ है और इस बजट सत्र का सबसे पहले हम ये आशा करेंगे ये राज्य के लिए और राज्य को समर्पित हो। क्योंकि जितने भी दिन निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि बजट सत्र में काम बहुत होता है और इसके साथ साथ इन कई प्रदेश के ज्वलंत विषयों पर प्रश्नकाल से लेकर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार समुचित रूप से इसको संचालन में शेष लोगों का सहयोग करेंगे। हम इस हाउस से ये उम्मीद करेंगे कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर झारखंड गठन के उद्देश्य को बड़े मुद्दों पर सरकार विचार करेगी। के अभिभाषण में हमें उम्मीद थी कि नीतिगत बातों पर भी जोर रहेगा और यह राज्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा और उसकी एक दीर्घ अवधि का दृष्टिकोण रहना चाहिए था, एक अल्पकालीन दृष्टिकोण रहना चाहिए था। तो इसका अभाव है। केवल सरकार ने जो कुछ कार्यक्रम किए हैं उनका उल्लेख है, मगर उन कार्यक्रमों से यह राज्य कितना मजबूत हुआ है, यहाँ की जनता कितना सशक्त हुई है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हुई है, इसकी कोई विवेचना नहीं है। इसलिए केवल इसको पढ़कर हम राज्य के भावी कार्यक्रमों के बारे में, भावी योजना के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, विपक्ष तो ये तो मैं भी विपक्ष में होता तो ही कहता कि झूठ का पुलिंदा है, लेकिन अभिभाषण अब है कि उस अभिभाषण में धन्यवाद का जो हम लोग जवाब देंगे, उनकी बात आएंगी। इसमें बहुत सारी चीजों को लाया जाएगा और पहले तो हम चाहेंगे कि हाउस
अच्छा व्यवस्थित तरीके से चले। बहुत सारा इशू है और जब तक हाउस में डिबेट नहीं होगा तब तक इसका फलाफल नहीं हो पाएगा, इसलिए डिबेट होना चाहिए। बाकी अभिभाषण में कई चीजें हर लोग उसको अपने अपने तरीके से देखते हैं। अब मेरे लिए अच्छा है तो हो सकता है आपके लिए गलत होगा, विपक्ष के लिए गलत होगा। तब है कि अच्छा कैसे है इसको हम लोग जब धन्यवाद अभिभाषण पर धन्यवाद हम लोग देंगे उस समय उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। वहीं झारखंड में एक बार फिर से लालू को लेकर सियासी पारा गर्म हो चला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड में लालू प्रसाद को एक कैदी की तरह कम और राजकीय अतिथि की तरह ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। लालू जब डेंटल अस्पताल चेकअप के लिए जाते हैं तो बिना अनुमति के उनके साथ आरजेडी नेता भोला प्रसाद भी उसी एम्बुलेंस में मौजूद रहते और पुलिस कहती है कि उसे पता ही नहीं। बेशक लालू प्रसाद को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन नियम कानून का अनुपालन भी बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना, जब सैया भरे कोतवाल तो डर काहे का। अब झारखंड में कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद को अदालत ने 5 मामलों में सजा सुना दी है, लेकिन वो एक कैदी नहीं स्टेट गेस्ट की सुविधा पा रहे हैं। अब उनसे मिलने वाले अस्पताल में जितने लोग जा रहे हैं, जेल मैनुअल की धज्जियां तो उड़ी रही थी। अब वो जब अस्पताल चेकअप कराने के लिए जाते हैं डेंटल अस्पताल में, तो उनके साथ बिना अनुमति के राजद नेता भोला प्रसाद भी उसी एम्बुलेंस में सवार दिखते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। संग विश्वास के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां राज्य में कोरोना के मामले कम होते देख अब सरकार की तरफ से छूट बढ़ाई जा रही है। आज आपदा प्रबंधन की बैठक में सरकार ने राज्य में लगे प्रतिबंध में बड़ी छूट दी है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब रात 8 बजे के बाद भी सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने 7 जिलों में बंद सभी स्कूलों को भी खोलने का निर्णय लिया है। वहीं 7 मार्च से स्कूल खुल सकेंगे और पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल भी खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं शादी समारोह और किसी कार्यक्रम में 200 की जगह 500 लोग एकत्रित हो सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा घर अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। तो हालांकि मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर पाबंदी जारी रहेगी। आज आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें
उपाध्यक्ष के रूप में हम मौजूद थे, उसमें कई एक निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो 7 जिले में हम लोगों ने प्रथम कक्षा से 9 कक्षा तक प्रतिबंध लगाया था, वो सातों जिलों को हमने जो है प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। अब कक्षा 1 से लेके सभी कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 7 मार्च से ये स्कूल खोले जाएंगे। दूसरा है कि पार्क, पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। तीसरा है कि जितने हमारे स्विमिंग पूल वगैरह है वो सारे खोल दिए जाएंगे और रात 8 बजे का जो बंद का प्रतिबंध था उसको मुक्त कर दिया गया है। अब रात 8 बजे बंदी से मुक्ति दे दी गई है। अब पुराने सुचारू रूप से वो चले आएंगे। और जो 200 लोगों का ये था कि एकत्रित 200 लोग होंगे, उसके जगह 500 लोगों को हम लोगों ने रिलैक्सेशन किया है। और साथ ही साथ ये रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, इसमें 50% की बाध्यता को समाप्त करते हुए 100% जो है रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा में 100% की जो है उनका सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना काम कर सकेंगे। स्पोर्ट्स खुला रहेगा, जुलूस, मेला, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा और आंगनबाड़ी के जितने केंद्र हैं वो पूर्व की तरह खुले रहेंगे। वहीं बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड के जरंगढ़िया स्थित बाजार में पीसीसी पथ निर्माण कार्य में अनियमितता किए जाने के मामला सामने आया, जहां ये निर्माण कार्य डीएमएफटी फंड से कराया जा रहा था। वहीं सड़क निर्माण कार्य में संवेदक के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। अब इस मामले पर संवेदक से पूछा गया कि टाल मटोल करते हुए अपनी गलती स्वीकार किया। वहीं विडंबना ये देखने को मिली कि उक्त कार्य जेजेई की देखरेख में होना था, लेकिन कार्यस्थल के जेई नदारद दिखे और जब दूरभाष पर उनसे संपर्क कर उन्हें अनियमितता की जानकारी दी गई तो उन्होंने कार्य बंद कराने की बात कही, लेकिन कार्य बंद नहीं हुआ और सड़क निर्माण कार्य वैसे ही चलता रहा, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे घोर अनियमितता बरती जा रही है और अधिकारी कैसे उन सभी मामलों को नजरअंदाज करते हैं। वही इस घोर अनियमितता पर बेरमो विधायक प्रतिनिधि सह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कथारा क्षेत्रीय सचिव विल्सन फ्रांसिस उर्फ बबलू ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितता बरता जाना गलत है, ऐसे संवेदकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रिपेयरिंग रोड है, ढलाई के ऊपर ढलाई करना है, तो डायरेक्ट मट्टी पे ही डाल देना है। मट्टी पे नहीं डालना है, जो साइड में अगर यदि आप तो देख रहे हैं ना कि मट्टी पे डाल रहा है। 2 इंची हमको खाली मतलब साइड में जो 10 फीट का नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं ना कि मट्टी में ढाला जा रहा है। रोड के ऊपर रोड है, पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले से रोड बना हुआ है, रोड के ऊपर हाँ या ना में जवाब दीजिए कि मट्टी में ढाला जा रहा है या नहीं, हाँ और ना में जवाब। 10 फीट के बाद हमको 2 फीट में अति करना है, बस मिट्टी जहाँ पे होगा मट्टी में ढाला जा रहा है कि आप देख रहे हैं ना। पूरे रोड में हमको जीएसबी नहीं करना। ये बता दीजिए कि मट्टी में ढाला जा रहा है ना, मिट्टी कहाँ है देखिए। जरंडी उत्तरी पंचायत में डीएमएफटी फंड से हाट बाजार में पीसीसी पथ का निर्माण होना था, जो चल रहा है। संवेदक द्वारा जो है जो भी मापदंड है उसका पूरा अवहेलना करते हुए मट्टी के ऊपर ही पीसीसी का पथ जो है बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ढलाई जो है जो 6 इंची करना था उसका भी ऊंचाई कम है और ऊपर से जो है जेएसबी का तो नामो निशान नहीं है। जेएसबी करके उसके ऊपर ढलाई करना था, लेकिन संवेदक ने मट्टी के ऊपर ही ढाल दिया और जैसे तैसे काम करके ये निकल गया। और आपको एक आश्चर्य वाला बात बता देता हूँ कि इसका जो जेई है, कोई अजीत जी हैं, उनको फोन करते रहे और बोले कि आपके देख रेख में ये काम होना था, आप यहाँ एक बार भी नहीं आए, लेकिन उन्होंने आ रहे हैं करके अंततः जो है ये काम पूरा हो गया। वो आए भी नहीं। मैं इससे मांग करता हूँ डीडीसी साहब से, डीसी साहब से बोकारो के, इस काम की जांच की जाए और ऐसे संवेदक पर कार्रवाई की जाए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।
आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। विश्वास के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां बोकारो जिला के पिंडराजौर थाना क्षेत्र में बीती रात एक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में शिकार आए अन्य 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर से चाश प्रखंड के जाला गांव के कुछ युवक बस के ऊपर सवार होकर बारात जा रहे थे। इसी दौरान तेलीडीहा रोड स्थित रानी बांध के पास बस के ऊपर सवार लोग इमली के पेड़ से जा टकराए, जिसके कारण बस के ऊपर सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक बस के ऊपर ही अचेत अवस्था में पाए गए। वहीं एक युवक टक्कर से सड़क किनारे एक तालाब में जा गिरा, जिसे स्थानीय लोगों ने निकालने का काम किया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने सभी को बस से उतारने का काम किया और बारातियों के ही गाड़ी से अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद चालक और कुछ बाराती मौके से फरार हो गए। तो जहां बोकारो में एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, तो वहीं अन्य 5 लोग हादसे में घायल हो गए। तो वहीं स्थानीय लोगों ने जहां घायलों को अस्पताल भिजवाया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं आपको बता दें कि वहीं मौके से कुछ बाराती और बस ड्राइवर फरार हो गए। तो आपको बता दें कि ये बस बारातियों को लेकर जा रही थी, जिसके बाद बस इमली के पेड़ से जा टकराई और जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही अन्य 5 युवक घायल अवस्था में बस की छत पर ही पड़े रहे। जिसके बाद चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वही आपको बता दें कि इस दौरान एक युवक जहां बस की छत से गिरकर कुएं में जा गिरा था, तो उसको भी स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें कि सारा मामला बोकारो का बताया जा रहा है, जहां पिंडराजौर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, तो वही 5 लोग घायल हो गए हैं। तो ये सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जामताड़ा धनबाद सीमा पर स्थित बरबेंदिया पुल के पास नौका डूबने से हादसे में लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो लगातार लोगों की खोजबीन में जुटे हुए हैं। वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। हादसे का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों को ने प्रशासन की कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के समक्ष अपनी कड़ी नाराजगी जताई है और जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि नौका पर ज्यादातर जामताड़ा जिले के रहने वाले लोग सवार थे। ये लोग धनबाद के मजदूरी कर लौट रहे थे और ये सभी निरसा घाट पर इस नौका पर सवार हुए। इनमें से ज्यादातर लोगों के
जामताड़ा के वीरगांव और श्यामपुर के होने की आशंका जताई जा रही है। घाट के पास मौजूद कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा देर शाम मौसम बिगड़ने के बाद हुआ। इस दौरान तेज हवा के साथ हुई बारिश और बिजली कड़कने से नौका का संतुलन बिगड़ा और नौका डूबते ही सभी लोग एक साथ नदी में समा गए। फिलहाल सभी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तो जहां नौका डूबने से यह हादसा हुआ है, तो वही आपको बता दें कि जामताड़ा और धनबाद के लोगों की इस नौका में डूबने से जहां मौत हो गई, तो वही आपको बता दें कि जहां डूबे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे में कई ग्रामीणों ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। तो यह मौके पर पुलिस बल के साथ साथ ग्रामीणों की भी भीड़ वहां पर जुट गई है और एनडीआरएफ की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। झारखंड सरकार के प्रयास से मानव तस्करी की शिकार हुई 5 लड़कियों को मुक्त कराकर दिल्ली से साहिबगंज लाया गया। वहीं आज उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मुक्त कराई गई बच्चियों से मुलाकात की, जहां उन्होंने सभी बच्चियों का हालचाल जाना। इस क्रम में उन्होंने बाल संरक्षण पदाधिकारी को सभी बच्चों का नामांकन कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कराने का निर्देश दिया है। साथ ही बताया कि इन सभी बच्चियों को सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इच्छुक बच्चियों को आगे उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी कार्य किया जाएगा ताकि बच्चियां और शिक्षित हों और हुनरमंद हो सके। उन्होंने कहा कि इन सभी बच्चियों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जोड़े, साथ ही इनके परिवारजनों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़े और इनका सफल पुनर्वास कराए। फिलहाल ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा इन बच्चियों की निगरानी की जाएगी। इसी संबंध में बाल संरक्षण पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि दिल्ली से मुक्त कराई गई सभी बच्चियों का अपने जिले में पुनर्वास किया जाएगा। इन बच्चियों को चाइल्ड केयर में रखा गया है। 5 बच्ची दिल्ली में काम करने के लिए गई थी, घरेलू काम के लिए। तो वहाँ से हमारे एकीकृत संसाधन केंद्र के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली और वहाँ के CWC के माध्यम से हम लोगों को पत्राचार आया कि साहिबगंज की ये बच्चियाँ वहाँ पे किसी बालिका गृह में सुरक्षित हैं। तो हम लोगों के द्वारा SIR उनका गृह जाँच सत्यापित कर मांगा गया। फिर हम लोगों ने वहाँ जांच कर बच्चियों को सत्यापित किया कि हाँ वो हमारे जिले की हैं। फिर उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार और हमारे झारखंड सरकार रांची के कार्यालय के पत्र के अनुसार हम लोगों ने बच्चियों को सुरक्षित दिल्ली से यहाँ वापस। उपायुक्त क्या आश्वासन दिए? हमारे विभाग से पत्र आया था कि बच्चियों को वहाँ से सुरक्षित अपने जिला ले आकर उन्हें पुनर्वासित करें, उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़े, उन्हें विद्यालय में नामांकन कराएं कस्तूरबा गांधी में। वहीं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे स्टाफ क्वार्टर में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। प्रखंड के वरीय अधिकारियों ने नाक के नीचे ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। वहीं ठेकेदार के द्वारा फाउंडेशन का गड्ढा भी कम खोदा गया। वहीं फाउंडेशन में ढलाई 4 इंच करना था, जिसमें से 2 इंच ही किया गया। वहीं नई ढलाई में 20 mm का चिस्प न डालकर 40 mm के चिस्प की ढलाई कर दी गई। ठेकेदार की मनमानी बढ़ गई है। जब कोई अधिकारी इस पर हस्तक्षेप करना बंद कर दिया तो वही प्राकलन के विपरीत काम किया जा रहा है। साइड में ना तो विभागीय इंजीनियर आते हैं और ना ही कोई अधिकारी जाते हैं। ठेकेदार अपना मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव के छत से की गई थी, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार के द्वारा सुधार नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा मजदूरों को मजदूरी भी कम दी जा रही है। वहीं महिला मजदूर बताकर उचित मजदूरी नहीं देकर 250 दिया जाता है, जबकि पुरुष मजदूरों को 280 मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। आगरा प्रखंड मुख्यालय में ब्लॉक परिसर में जो सरकारी क्वार्टर बन रही है वो फुल तरह से अनियमितता बरती जा रही है। मैं चाहूंगा इसमें अच्छी तरह से बने और ये अनियमितता को बरतना बंद करे, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर बन रहा है और ये ब्लॉक परिसर के नाक के नीचे बन रहा है। प्रशासन का ये इसमें मिलीभगत की वजह से ये अच्छा नहीं बन पा रहा है। अब मैं उपायुक्त महोदय से भी चाहूंगा कि इस पे जांच हो और भवन अच्छा बने सरकारी क्वार्टर। आप लोग बिल्डिंग बनाने आए हैं?
बोकारो में रेलवे गुड्स शेड और विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है। दरअसल बोकारो के रेलवे गुड्स शेड में गरीबों को राशन में दिए जाने वाला चावल बारिश में भीग गया है और इन्हीं भीगे हुए चावलों को ट्रकों में लोड कर धड़ल्ले से एफसीआई गोदामों में भेजा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भीगे हुए चावल गोदाम में सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये चावल भीगे हैं तो वहीं कुछ दिनों बाद चावल सड़ने भी लगेंगे, जो गरीबों के बीच वितरण भी करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये चावल चास के काशी झरिया और बाजार समिति एफसीआई गोदाम में भेजा जा रहा है और ये चावल तेलंगाना एफसीआई से 57 बैंगन लोड कर बोकारो गुड्स शेड लाया गया है, जो विभिन्न 2 गोदामों में भंडारण किए जाएंगे। लेकिन इस लापरवाही के बारे में कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं गुड्स शेड पर ट्रांसपोर्टिंग के लिए 2 ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये लापरवाही पहली बार नहीं है, बल्कि इसके पहले भी भारी संख्या में गेहूं भी भीग गए थे। इस लापरवाही के बाद अधिकारियों में कौतूहल मच गया है। वहीं अब अगर थोड़े तर्कीब बातों पर ध्यान दे तो भीगे चावल को अलग रखना जरूरी है, नहीं तो भीगी हुई बोरियों के संपर्क में आने से चावल की अन्य बोरियां भी भीग जाएंगी। लेकिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा ऐसी कोई एहतियात बरती नहीं जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।